सफलता वो जो आपको चाहिए, सफलता वो जो आपको चाहिए, मेहनत वो जो हम करेंगे आपके लिए। समझ रहे हैं ना बात को आप? सफलता जो आपको चाहिए, मेहनत जो हम करेंगे आपके लिए, यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको सफलता चाहिए, मेहनत करने के लिए हम हैं। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है फ्यूचर गोल्स पे, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स। वो तो मैंने लाइन बोल दी ना पहले से, है ना? तो आज हम लोग केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, छप सकते हैं, वो है मोल कॉन्सेप्ट। इसमें से एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा हैं और ये रूल्स दिए हुए हैं कुछ। इन रूल में से एक डिफिनेशन या इनसे ये पूछ लेगा कि किस पर बेस्ड है। मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपके लिए लिख रखा है पहले से ही, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि ऐसे कैसे क्या करना है। ओके, तो हम लोग जो इसमें समझेंगे वो समझने वाली बात ये है कि मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना? तो आप ये समझिए कि मोल की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो मोल की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब केमिस्ट्री का विकास हो गया, इस बात तो समझिए, जब केमिस्ट्री का विकास हुआ तो जब हमारे पास नंबर्स थे, एटम के नंबर्स थे, तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा, 6.023 × 10⁻23 के अप्रॉक्सीमेट, या कुछ भी जो मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग रहा था। तो लिखने की आसानी के लिए, मतलब लिखने में आसान हो जाए, इसलिए हमने मोल को समझा या जाना या हमने लाए, मतलब हम इसको ले करके आए, ऐसा समझ लीजिए, है ना? तो मोल किस लिए आए आप समझ गए। तो मोल कैसे बन गया ये बताइए, ये कुछ सोचने वाली बात है। तो मोल बना तब जब अवोगाड्रो ने अपना नंबर दिया। अवोगाड्रो ने ये बताया कि एक एटम में कितने परमाणु हो सकते हैं, मतलब एटम तो परमाणु ही होता है, मतलब 1 ग्राम में कितने अणु हो सकते हैं, ठीक है? तो अणुओं की संख्या या जो उसमें संख्या आएगी अणुओं की, वो कितनी हो जाएगी, 6 × 10⁻, मैंने लिखा नहीं ना, लिख देता हूँ, चलिए। तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पर अवोगाड्रो नंबर Na, ये होता है 6.023 × 10⁻23, ठीक है? 1 ग्राम में इतने अणु हो सकते हैं, मतलब होते ही हैं, ठीक है? पर कभी कभी यहाँ पर जहाँ पे मैंने 0.23 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हो जाता है, तो आप इससे कन्फ्यूज़न में मत आइएगा। ओके, तो ये हमारा इतना हो गया कि अवोगाड्रो नंबर कितना होता है। ये अवोगाड्रो नंबर होता है। अगर अवोगाड्रो नंबर को 1/6.023 × 10⁻23 कर देंगे तो एक नंबर निकल आएगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट पर। अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसके आगे उसको देखेंगे कैसे क्या वो काम करेगा, बट अभी जो हम इम्पोर्टेंट है वो करते हैं। तो मोल समझ में आपको आ गया कि अवोगाड्रो नंबर से निकाला गया है। हालांकि अब हमको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, तो हम न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, ठीक है? तो ये ग्राम अणु मोल कितना होता है, तो 1 ग्राम अणु मोल, 1 ग्राम अणु जो है 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल के बराबर 1 ग्राम अणु मोल होता है। ओके, तो ये जो मोल होता है, हमने इसमें फॉर्मूला बहुत शॉर्ट ट्रिक में लिखा हुआ है। n यहाँ दिया है, यहाँ पे Na दिया है। Na का मतलब क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर। तो अवोगाड्रो नंबर है, यहाँ पर मोल दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, नंबर्स, किसके, एटम के, अणु के, जिसके आप समझ सके उसके, मतलब जिसका आपको निकालना है। जैसे हमें निकालना है सोडियम के परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सोडियम का निकालना है, कैसे निकालेंगे? वेट दिया है, मास दिया है, ऐसे करके निकालना है। तो मैं इसको आगे बताऊंगा, बट आप थोड़ा समझ लीजिए कैसे क्या इस फॉर्मूले को वर्क करना है। तो 1 ग्राम अणु बराबर 1 मोल बराबर N/Na, यहाँ पर परमाणु संख्या, W/m, m है यहाँ पर मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, जैसे मान लो हमने लिखा H2 मैंने अगर लिखा, हाइड्रोजन लिखा, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान, मतलब 1 × 1। पीरियड टेबल में जो इसका एटॉमिक मास है वो कितना है, 1, 2 बार लिया तो 2, 1 × 2 = 2। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया, ये वेट हो गया। जैसे मान लो हमने वेट में लिया 1 ग्राम हाइड्रोजन, ये वेट लिया है ना, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो लेंगे उसको उस हिसाब से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लिखा है V और अपॉन V NTP। तो NTP क्या होता है, सॉरी, NTP क्या होता है, 22.4, ठीक है? सामान्य ताप दाब, सामान्य ताप और दाब, ठीक है? सामान्य नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कभी कभी यहाँ पर N की जगह पे S आ जाता है, STP आ जाता है, ठीक है? तो वहाँ पर भी A रखना है। तो कितनी वैल्यू होती है आयतन की, 22.4 लीटर या 22,400, ठीक है, ml। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अच्छा वही लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 22.4 लीटर, ठीक है, सामान्य ताप दाब पर जो है किसी भी गैस का।
जो द्रव्यमान होता है, जो आयतन होता है इतना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम आयतन लेने वाले, किसी गैस का जो आयतन लेंगे वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो वाली वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आप समझिए कि मैं तो इसको बताता हूँ, पहले क्या करता हूँ, आपको थोड़े से न्यूमेरिकल बता देता हूँ इसके, तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। सपोज करिए कि आपके पास हीलियम है, हीलियम, ठीक है, हीलियम है आपके पास है हीलियम 2He4, ये तो होता है। यहाँ पे 2 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, और 4 इसका मास है, ठीक है। 2 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब परमाणु क्रमांक है, 4 इसका मास है। अगर ये है तो जो 4 इसका द्रव्यमान है, हमने ले लिया कि इसके पास, इसका जो है 2 ग्राम हमने जो है इसका ले लिया 2 ग्राम हमने हीलियम लिया, मान लीजिए हमने लिया 2 ग्राम हीलियम लिया। तो अगर 2 ग्राम हीलियम लिया तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया बताइए कि 2 ग्राम हीलियम में कितने मोल है ना। तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। मोल का फॉर्मूला ये है, यहाँ पर वेट दिया हुआ है, तो वेट के फॉर्म में ये लगाएंगे, वेट बाई मोलर मास। तो मोलर मास हीलियम में कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4, तो ये हो जाएगा मोल इज इक्वल, कितना है आपके पास, 2 ग्राम है आपके पास, हमने लिया 2 ग्राम। अब मोलर मास कितना है इसका, 4 है, ये हो गया 4, तो ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.5 मोल। ये हमारा आ गया सिंपल सा मोल, कितना आ गया, इतना। अगर इसमें ये पूछ लेता आपसे कि भैया बताइए कि इतने मोल में, मतलब हीलियम के 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी, समझ रहे हैं ना बात को, आप समझते रहिए धीरे करके। हमने पहले निकाला मोल, हमने स्टार्ट किया 2 ग्राम हीलियम लिया हमने, 2 ग्राम हीलियम से हमने निकाल लिए मोल, इतने मोल आ गए। अब इतने मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही हलवा, ठीक है। तो हमने लगा दिया यहाँ पर मोल n 0.5 बराबर n/Na, ये है परमाणुओं की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ एटम, अपॉन Na कितना है 6.02 10⁻23, इतना ही ले लीजिए जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इज इक्वल, अब ये है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, है ना, इतना लिख सकते हैं। तो ये काट देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 3.01, तो ये हो जाएगा 3.01 10⁻23 एटम्स। क्लियर हुआ ना, कुछ समझ में आया? अच्छा ठीक है, इतना हो गया ना। ठीक है, आगे बताते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसकी शॉट ले लो। ओके, अब आप कोई दूसरा आइटम लेते हैं, आइटम नहीं एटम। आप लोग भी पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं आजकल, तो एटम और जो है आइटम दोनों में डिफरेंट है। बॉलीवुड की वजह से जो है आइटम और एटम में बड़ा डिफरेंस हो गया है, बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया है ना। अच्छा ये हो गया, अब कोई दूसरा आइटम ले लेते हैं। अब हम ले लेंगे, जैसे मान लो हमने लिया CO2, हमने ले लिया CO2, चलिए CO2 लेते हैं। CO2 हमने ले लिया, ठीक है। C जो है कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, मास कितना होता है 12, मैं सबको आपको समझ रहा हूँ 12। O इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, और इसका जो मास है वो होता है 16, मास होता है इसका 16। कितने आइटम है 2, तो 2 से क्रॉस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ये हो गया आपका मोलर मास। जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये मोलर मास कहाँ गया फॉर्मूला, ये इसमें ये है इसका मतलब। ओके, तो ये हो गया हमारा मोलर मास 12 और 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना 32। तो ये हो गया हमारा 32, 4, और ये कितना हो जाएगा 4। देखो मैंने ऐसे जोड़ लिया क्योंकि मुझे जोड़ना नहीं आता है, इसलिए मैंने ऐसे जोड़ लिया, थोड़ा छोटा लिखा थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, है ना। ये तो ये हो गया हमारा 44, ठीक है, 44 हो गया। अब ये तो हमारा मोलर मास हो गया, मैंने मोलर मास आपको निकालना सिखा दिया, ठीक है, मोलर मास आपने निकाल लिया। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, आपसे पूछेगा कि भैया बताइए कि अगर इसका मोलर मास इतना है, हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 मोल में या 0.25 मोल में, 0.25 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में परमाणुओं की संख्या बताइए कितनी है ना। तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने निकाला इसलिए क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं, ठीक है।
तो ये इतना हो गया। तो 0.25 मोल दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा हमारा n, ये हमारा हो गया n इज इक्वल 0.25, ठीक है। 0.25 हो गया। अगर ये 0.25 हो गया, हम यहाँ पे रखेंगे 0.25, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारा 0.25 अपॉन n अपॉन 6.023 10 टू पावर 23। अच्छा, यहाँ से आप n निकाल सकते हो आसानी से। हमने कहा था सुविधा के लिए हम इसको 2 लेंगे, जिससे हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो ये हो गया n इज इक्वल, ये हो जाएगा 1/4, तो इस पर क्रॉस करेंगे तो 1/4 इंटू 6.02 10 टू पावर 23 इतना हो जाएगा। आप इसे काट दीजिए ज़रा। काटना कैसे, आरी से पहाड़ा पढ़िए, 4 यहाँ बचा 2, तो 2 हो गया 20, है ना, 20 हो गया। अब 20 हो गया तो फिर यहाँ पर तो इतना ही बचेगा। अब हमको फिर एक लेना पड़ेगा, तो फिर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट, ऐसे तो बनेगा ना कुछ, 1.55 10 टू पावर 23 एटम्स, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो तो आपने सब चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। इतना हो गया, इसका एक ये इतना आ गया। अगर आपसे ये पूछ लेता है यहाँ पर कि इसका वेट बताइए, अगर हमारे पास ये मोल दिया हो, अगर हमारे पास मोल दिया हो तो वेट कैसे निकालेंगे, है ना। अगर यहाँ पर हमारे पास मोल दिया है तो वेट कैसे निकालेंगे, ओके। तो वेट निकाल लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। तो 0.25 मतलब 1/4 हो जाएगा, इज इक्वल, ये हो गया मोल n इज इक्वल W/m। M कितना है हमारा, m हमारा 44 निकाल देंगे, ये कट करोगे, ये कट करोगे, 11 आ जाएगा। W कितना आ जाएगा, 11 ग्राम। ये हो गया, बताइए कोई दिक्कत। तो इतना हो गया। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल से आएंगे, आप आसानी से कर सकते हो, है ना। मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ, अब वॉल्यूम वाला बताता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। अब जो है एक सिंपल सा गैस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने गैस ले ली कि हमारे पास जो है एक 11.2 लीटर गैस है, ठीक है, 11.2 लीटर की गैस है एक, ठीक है, 11.2 लीटर एक गैस है। उस गैस का नाम है हाइड्रोजन, गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमारे पास है, हाइड्रोजन गैस है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया बताइए कि इसमें जो है नंबर ऑफ मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल कितने हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए। तो हमारे पास कितने ग्राम है, कितने लीटर है, 11.2 लीटर है। हमें निकालना है मोल, तो मोल का फॉर्मूला आपको पता है, n इज इक्वल V/2 2.4, इतने तो होता है ना। अब क्या करना है, देखो ये हमारा V दिया हुआ है, ये हमारा क्या था, VNTP था, ये हमको पता है। अब ये उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 11.2 अपॉन 2.4, ठीक है। ये कटेगा, ये कटेगा, 1 और 2, ये हो जाएगा 1/2, 0.5 मोल, ठीक है ना, इतना हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता आपसे कि बताइए कि इसका मास कितना है, मास, तो आप कैसे क्या करते हैं, तो मास निकालने का सिंपल फॉर्मूला था, हमारे पास मोल आ गया 1/2, ये हो गया, अपॉन W हमें निकालना है। तो H2 का मोलर मास कितना होगा, 2, तो ये हो जाएगा 2, ये कट कर दीजिए, तो हो जाएगा W इज इक्वल 1 ग्राम, ठीक है ना, इतना क्लियर। तो इसी टाइप से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली मोल कैसे निकालते हैं, क्या कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल से फैक्ट हैं इसके। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आता है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है कि जो है आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो इसमें से, और मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। अच्छा, कुछ बेसिक फैक्ट्स दिए हुए हैं, रूल्स दिए हुए हैं, वो समझ लीजिए। इनमें से कुछ नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल से वो आएगा क्वेश्चन, मतलब पूछेगा कि कैसे क्या रूल काम करते हैं, ओके। तो ये दिया है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। जैसा कि डिफिनेशन में ही जो इसका ये दिया है ना रूल, जो मैंने लिख रखा है पहले से ही, अगर आप इसे सही से पढ़े तो इसमें ही सब कुछ लिखा है, सारी कहानी इसी में लिखी हुई है। स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। स्थिर अनुपात किसका, मास का। आपको सिर्फ इतना है द्रव्यमान का जो है निश्चित अनुपात, ठीक है। किसी भी
तत्व में जब दो तत्व आपस में ऐड होंगे तो उनमें जो ऐड होने की फ्रिक्वेंसी है, मतलब ऐड होने की जो क्रिया है, वो क्रिया कैसी होनी चाहिए, फिक्स रेशियो में होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। जैसे H2O है, H2O, तो H2O में देखो H के 2 एटम है, O का 1 एटम है, ठीक है। अगर इसी पे H2O2 मिला दे तो क्या होगा, बन जाएगा ना हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है कि कैसे क्या बनता है ना। तो देखो H के 2 एटम है और O का 1 एटम है, तो हमने जब इसको कंबाइन कराया तो वो एक फिक्स रेशियो में है। फिक्स रेशियो में ही रहने के कारण ही स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि दो ऐसे एलिमेंट आपस में फिक्स रहेंगे जिनमें उनका रेशियो फिक्स है। जैसे हमने अभी ये ले लिया, अब हम ले लें H2O, H2O2, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा, इसका पहले तो वो एटॉमिक वेट होता है 8, तो मास कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और ये 2 है तो कितना हो जाएगा 32। अब ये हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा ये 16। पहले कितना था H2O में, कितना था H2O में था 1:8। अब कैसे बन रहा है तो ये देखिए 1 ये हो गया पहले 8, फिर 1 ये हो गया 8/2, तो ऐसे बनेंगे ये इसका फिक्स रेशियो है। यही हमारा है फिक्स रेशियो, मतलब स्थिर अनुपात का नियम। इसमें जो है द्रव्यमान फिक्स रेशियो पर रहता है। आपको ये याद रखना है आराम से, इससे आप बिल्कुल भूले ना, ओके। इसमें सिर्फ आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि भैया बताइए H2O में कौन सा नियम काम कर रहा है, H2O में कौन सा नियम काम कर रहा है, बस आपको यही याद रखना है, ओके। ज़्यादा इसमें बड़ा दूसरा कुछ नहीं पूछेगा, बस आपसे यही पूछेगा H2O में कौन सा नियम काम कर रहा है, ओके। अच्छा, अब दूसरे पे आ जाइए, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, तो गुणित अनुपात का नियम ये कहता है कि जब भी दो एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, ऐड होकर के वो एक से ज़्यादा कई सब्सटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो N और O ऐड हुआ तो NO बन गया, ठीक है। फिर N2 और O बना तो N2O बन गया, फिर N2O3, ऐसे करके N2O4, N2O5, ऐसे करके एग्जाम्पल बन रहे हैं। मतलब दो एलिमेंट जुड़ रहे हैं, बट अगर उनका रेशियो थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तो चेंज होने पर जो है उनकी बनावट और उनकी संरचना, उनके कार्य करने का गुण दोनों बदल जा रहे हैं। यही है जो है फिक्स रेशियो, मतलब यही जो है गुणित अनुपात का नियम है, ओके। इसमें कैसे क्या काम कर रहा है ये भी जरा चेक कर लीजिए एक बार, समझा देता हूँ मैं आपको। N का कितना होता है द्रव्यमान 14, ठीक है, ये हो गया 14। O कितना होता है 8 होता है उसका द्रव्यमान, मतलब परमाणु क्रमांक, और 16 होता है उसका भार, ये हो गया 16। अगर इसे हम कट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7, ये आएगा 8, 7:8, ठीक है। एक ये हो गया। अब N2O में आ जाइए, तो N2O अभी हमने N लिया था तो N2 में दूर से क्रॉस कर दीजिए और ये हो जाएगा हमारा 16, N क्योंकि O है वहाँ पर। तो अगर ये रेशियो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 14:8 हो जाएगा, ठीक है। फिर N2O3, मतलब N2 में 2 है ये और O3, तो ये हो गया 16 × 3। अब ये देखो कितना हो गया, ये आपका हो गया, ये 2 काटो, ये हो गया 8, फिर ये 2 काटो, ये हो गया 7, और ये हो गया हमारा 4 × 3, मतलब 7:12, ठीक है। पर अभी आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसमें रेशियो काम कैसे कर रहा है। 24 हो गया यहाँ पे भाई, मिस्टेक हो जाती है, 24, ठीक है। ऐसे करके रेशियो, अगर हम यहाँ पर रेशियो देखें तो रेशियो कुछ ऐसा आएगा 14:8, 14:8 × 2, 14:8 × 3, 14:8 × 4, इस टाइप से रेशियो बन के आएगा, ठीक है। ये रेशियो जो है गुणित अनुपात का नियम कहलाता है, ओके। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। फिर इन सब से जो है यही सब बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इनको समझ लेना है। हालांकि इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि पता नहीं, बोर्ड का तो कुछ पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले, उनका तो बस काम है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। अच्छा, गैलोशेक का नियम क्या है, ये कंपाउंड पे वर्क करता है, ये आपको याद रखना है। गैलोशेक का नियम क्या है, ये आयतन पर काम करता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि गैलोशेक का नियम किसके लिए काम करता है, आयतन पर, द्रव्यमान पर, स्थिर अनुपात पर, रेशियो पर, कैसे, तो ये आयतन पर काम करता है। H2 हमने H2 लिया गैस, ये Cl2 लिया गैस, दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद ये बन गया, दोनों का फिक्स रेशियो है आराम से। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात क्या है, जब दो तत्व आपस में किसी तीसरे तत्व से ऐड होते हैं, दो तत्व लिए हमने इसको तीसरे तत्व से ऐड कराया
तो कभी ये बन सकता है, 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 कभी कभी दोनों बन जाए, ये अलग कर दे, है ना। तो ये जो सिचुएशंस हैं इन्हें ही जो है हम व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं, और इसमें से ही यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। हालांकि इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनेंगे कि जो है यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है बस, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांस है, डेफिनेशन पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।